नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। कल जैसा कि हम लोग पहले के एक वीडियो में देख चुके हैं कि आज से हम लोगों की जो टेट परीक्षा के दृष्टिकोण से जो 60 डेज़ की क्रैश कोर्स के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग अपनी टीम के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका एक हिस्सा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। जो मेरी फर्स्ट टॉपिक था आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण, जिसमें कल एक टॉपिक वंशानुक्रम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कल हम लोगों ने जाना था वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम के कौन कौन से सिद्धांत आपके मनोविज्ञान के अंतर्गत हैं, और वंशानुक्रम ने हमारे व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को प्रभावित किया था। जिसमें हम लोगों ने थार्नडाइक का नाम जाना था, क्लेनबर्ग थे, आपके वेनसिप थे, कैटल थे, बहुत सारे सिद्धांत आपको मिले थे वंशानुक्रम के सिद्धांत, और साथ ही वंशानुक्रम के प्रभाव संबंधी सिद्धांत। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज उसका जो दूसरा हिस्सा है, इस टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं लिखा वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसका जो दूसरा हिस्सा है वातावरण, तो आज हम लोगों को वातावरण पर चर्चा करनी। प्राय ऐसा होता है परीक्षा में दोनों टॉपिक्स के सेगमेंट्स अल्टरनेट चलते हैं। अगर लास्ट टर्म पर या लास्ट एग्जाम में वंशानुक्रम से प्रश्न आ चुका है तो एक्सपेक्टेड रहता है कि इस बार प्रश्न वातावरण से आना चाहिए। अगर पिछली बार वातावरण से आया है तो इस बार संभावना है कि वंशानुक्रम से आना चाहिए। तो चूँकि दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं, इसलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज वातावरण पर चर्चा करेंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान में जो व्यक्ति के वृद्धि और विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव है, किन किन पक्षों पर प्रभाव है, उसके संदर्भ में कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण एक शब्द है वातावरण, कि वातावरण क्या है। तो जैसा कि हम लोग जान सकते हैं कि वातावरण के लिए सामान्यतः पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यानी वातावरण के लिए किस शब्द का, पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण स्वयं में दो शब्दों, परि प्लस आवरण, यानी परि माने होता है पेरिफेरी, यानी पेरी यानी चारों ओर, आवरण माने क्या होता है कवर, यानी एक ऐसा वातावरण या ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, उसे हम पर्यावरण के रूप में संबोधित करते हैं। और उसी को सामान्य अर्थों में वातावरण के नाम से भी जाना जाता है। मनोविज्ञान के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक डगलस एवं हॉलैंड के द्वारा वातावरण को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, और जिसे हम लोगों को नोट डाउन भी करना एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। तो इनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है कि वातावरण उन सब बाह्य शक्तियों, एक महत्वपूर्ण शब्द है वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों एवं दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी महत्वपूर्ण बात क्या है कि वातावरण एक क्या बाह्य शक्तियों का एक प्रभाव है। वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभाव एवं दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि विकास एवं परिपक्वता पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किसका है, मनोवैज्ञानिक डगलस एवं हॉलैंड का। आपको केवल एक शब्द से मैच करना है कि अगर वातावरण की किसी परिभाषा के संदर्भ में बाह्य शक्तियों का सामूहिक रूप से उल्लेख किया गया है तो मनोवैज्ञानिक कौन से होंगे, डगलस एवं हॉलैंड। इसी प्रकार से एक अन्य महत्वपूर्ण परिभाषा है मनोवैज्ञानिक जिसबर्ट के द्वारा दी गई है। इनका कहना क्या है, वातावरण वह हर वस्तु है, वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है, उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। यानी जहाँ एक तरफ डगलस और हॉलैंड का कहना है कि वातावरण बाह्य शक्तियों का एक समूह है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, वहीं जिसबर्ट का कहना है कि वह प्रत्येक वस्तु वातावरण है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर क्या करती है, सीधे अपना प्रभाव डालती है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है मैकाइवर और पेज का। इनके नाम से हम लोग भली बात परिचित हैं। समाज संबंधों का जाल है, ये परिभाषा मैकाइवर और पेज के द्वारा ही दी गई है। मैकाइवर और पेज के द्वारा वातावरण के संदर्भ में कहा गया है कि जीवित प्राणी एवं उसके जीवन का ढांचा, उसके बीते हुए जीवन एवं उसके अतीत के पर्यावरण का फल है। यानी अगर वातावरण की किसी परिभाषा के संदर्भ में हमें ये शब्द मिलता है जीवित प्राणी एवं उसके जीवन का ढांचा, तो ये स्टेटमेंट किसके लिए लिंक करेगा, मनोवैज्ञानिक मैकाइवर और
पेज के लिए। तो ये हम लोगों ने संक्षेप में जाना कि वातावरण क्या है। बाह्य शक्तियों का समूह, वह हर वस्तु जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, व्यक्ति के बीते हुए जीवन और उसके अतीत के पर्यावरण का क्या है, फल है, ये है वातावरण। अगला इसी टॉपिक में एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट क्या है जिससे हमारी परीक्षा में निश्चित संभावित एक प्रश्न है कि वातावरण के विकास पर प्रभाव संबंधी सिद्धांत। ठीक इसी तरह से हम लोगों ने कल जाना था कि व्यक्ति के वंशानुक्रम का उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हम लोगों ने कल 7 या 8 इसी तरीके के सिद्धांतों को समझा था। इसी तरीके के कुछ शब्द और सामने इसी तरह मनोवैज्ञानिकों को आपने मैच किया था। इसी श्रृंखला में आगे हम लोगों को देखना है। सबसे महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है शारीरिक अंतर पर प्रभाव का सिद्धांत। यानी अगर डिटेल में हम लोग कहें तो एक व्यक्ति के विकास पर वातावरण का उसके शारीरिक अंतरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक फ्रेंच बोन्स के द्वारा दिया गया है। यानी शारीरिक अंतर पर वातावरण का प्रभाव संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन, फ्रेंच बोन्स हैं। अगला महत्वपूर्ण शब्द मानसिक विकास पर प्रभाव का सिद्धांत। और किसका प्रभाव, वातावरण का प्रभाव। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है वातावरण के ही प्रभावी संबंधित ये सिद्धांत हैं। तो मानसिक विकास पर प्रभाव होगा तो मनोवैज्ञानिक गोर्डन का नाम आएगा। गोर्डन आपको किसके साथ लिंक करना है, मानसिक विकास पर प्रभाव। अगला शब्द है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव का सिद्धांत। ये है मनोवैज्ञानिक क्लार्क। यानी क्लार्क का नाम आएगा तो आप वातावरण के प्रभाव को किस संदर्भ में इंगित करेंगे, प्रजाति की श्रेष्ठता पर। इसी तरह अगला महत्वपूर्ण शब्द है बुद्धि पर प्रभाव का सिद्धांत। यानी एक व्यक्ति के वातावरण को उसकी बुद्धि के द्वारा भी प्रभावित माना जाता है। यानी वातावरण बुद्धि को भी प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक कौन, कैलकुलस। अगला महत्वपूर्ण शब्द है व्यक्तित्व पर प्रभाव का सिद्धांत। व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व के निर्माण की जो मुख्य अवस्था मानी जाती है किशोरावस्था, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी वातावरण प्रभावित करता है। ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक कूले के द्वारा दिया गया है। इसके बाद महत्वपूर्ण शब्द अनाथ बच्चों पर प्रभाव का सिद्धांत। चूँकि अनाथ बच्चों के लिए प्रायः परिवार का अभाव होता है, तो इस संदर्भ में उनके प्रारंभिक सामाजिकरण की जो संस्था है, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया जो परिवार से प्रारंभ होती है, प्रायः वो उससे वंचित होते हैं, तो उन पर वातावरण का क्या प्रभाव होता है, इसका डिटेल्ड स्टडी मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा की गई है। यानी अनाथ बच्चों पर वातावरण के संदर्भ में आपको मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के संदर्भ में इस सिद्धांत को पढ़ना है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है जुड़वा बच्चों पर यानी ट्विंस पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं, न्यूमैन, फ्रीमैन एवं होलजिंगर। इन सभी मनोवैज्ञानिकों को आपको इनके साथ मैच करना है, और ये सभी स्वयं में अपने आप में एक एक कौन सिद्धांत हैं, और ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कल हम लोगों ने जाना था वातावरण, वंशानुक्रम और उसके सिद्धांत, आज हम लोगों ने जाना है वातावरण और उसके विकास को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये आपके टॉपिक का एक छोटा हिस्सा है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वंशानुक्रम और वातावरण का परस्पर संबंध क्या है। तो इस संबंध को हम लोग, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण में परस्पर क्या संबंध है, इसे हम लोग इसी टॉपिक के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। चूँकि दोनों टॉपिक आपका वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। कौन है, पूरक। यानी पूरक का तात्पर्य होगा कि एक के अभाव में दूसरे का प्रभाव नहीं है और दूसरे के अभाव में पहले का प्रभाव नहीं है। पूरक का तात्पर्य होगा कि दोनों के लिए एक दूसरे का महत्व लगभग समान है और किसी के भी महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। इसे मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ एवं मोरेकुस के अनुसार एक स्टेटमेंट दिया गया है जो परीक्षाओं में प्रश्न भी बन चुका है। जैसा हम लोगों ने जाना था कि बीएन झा के अनुसार व्यक्ति का जो वंशानुक्रम है उसकी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, परंतु वुडवर्थ और मोरेकुस के अनुसार इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा संशोधन किया गया और एक नई अवधारणा दी गई है। इसे देखिए, व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण का योग नहीं अपितु गुणनफल है। इस शब्द को आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि व्यक्ति को वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ और मोरेकुस ने किया है। इसी प्रकार मैकाइवर और पेज, जिनके नाम से हम लोग पूर्व में परिचित हो चुके हैं, उनके द्वारा भी एक महत्वपूर्ण बात कही गई है जो भी स्टेटमेंट है कि जीवन की प्रत्येक घटना
जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम है। दोनों का परिणाम है। दोनों कौन? वंशानुक्रम एवं वातावरण। किसी निश्चित परिणाम के लिए, किसी निश्चित परिणाम के लिए एक उतनी ही आवश्यक है जितनी ही दूसरी। कोई भी ना कभी हटाई जा सकती है, और ना ही पृथक की जा सकती है। पृथक की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसे आप ध्यान देंगे कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम है। तो अगर शक होता है कि व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है तो मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ और मोरिक्विस। और इसी प्रकार अगर महत्वपूर्ण शब्द है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम है तो मनोवैज्ञानिक मैकाइवर और पेज। ये शब्द आपको ध्यान देना है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम है। अगला एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, मनोवैज्ञानिक क्रो के अनुसार व्यक्ति का निर्माण। आपको सभी परिभाषाओं को या स्टेटमेंट को केवल एक शब्द से पहचानना है। व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम एवं न केवल वातावरण से होता है, अपितु है जैविक दाय। जैविक दाय का अर्थ क्या होता है? बायोलॉजिकल गिफ्टेड। यानी जैविक दाय का अर्थ है वंशानुक्रम, यानी वो लक्षण जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैविक दाय। तथा सामाजिक विरासत। सामाजिक विरासत का अर्थ है सोशल इनहेरिटेंस, यानी जो चीजें हमें अपने वातावरण से प्राप्त हुई। सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। यानी तीन महत्वपूर्ण शब्द। अगर गुणनफल है तो आपके लिए वुडवर्थ और मोरिक्विस होंगे। जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम है तो मनोवैज्ञानिक मैकाइवर और पेज हैं। और अगर प्रश्न है कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है अपितु वह जैविक दाय और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। तो अगर कहीं शब्द आपको मिलता है वंशानुक्रम और वातावरण के संदर्भ में जैविक दाय, बायोलॉजिकल गिफ्टेड, यह शब्द आता है सामाजिक विरासत, तो आप पहचान सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका? मनोवैज्ञानिक क्रो के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है मनोवैज्ञानिक लैंडिस के द्वारा दिया गया है, जिसे हम लोग और देखेंगे कि लैंडिस के द्वारा वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। मनोवैज्ञानिक लैंडिस के अनुसार वंशक्रम या वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। यानी हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करने का कार्य किसका है? हमारे वंशानुक्रम का है। इसे मनोवैज्ञानिक लैंडिस के द्वारा अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है। जबकि वातावरण इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर प्रदान करता है।
प्रदान करता है। आगे इन्होंने इसी स्टेटमेंट को बढ़ाया है, जो एक महत्वपूर्ण शब्द है कि अगर किसी भी कथन में आपको वंशानुक्रम और वातावरण के संदर्भ में कार्यशील पूंजी, कौन सा शब्द है, कार्यशील पूंजी शब्द अगर मिलता है तो आप उसे मनोवैज्ञानिक लैंडिस के लिए पहचानेंगे। यानी वंशक्रम हमें कार्यशील पूंजी देता है। कार्यशील पूंजी का अर्थ कौन है, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी देता है तथा परिस्थिति को किस संदर्भ में परिभाषित किया गया, वातावरण के संदर्भ में, तथा परिस्थिति इस पूंजी के निवेश के अवसर प्रदान करती है। ठीक, तो इन चार लोगों के संदर्भ में हम लोगों ने जाना कि वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। और ये जो व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, ये आपकी टेट परीक्षा में प्रश्न बन चुका है कि कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। वुडवर्थ का नाम केवल आया था, तो वुडवर्थ और मोरेक्वेस में दो महत्वपूर्ण नाम हैं। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने जाना कि वंशानुक्रम क्या है, वातावरण क्या है, दोनों का परस्पर क्या संबंध है, हमारे विकास पर इन दोनों का अपना अपना क्या प्रभाव पड़ता है। और अगर आपको इस पूरे टॉपिक को समराइज करते हुए इस तरह से अपने लिए शॉर्ट में ध्यान रखना है, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं इसे कि अगर डगलस एवं हॉलैंड का नाम है और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है एक आपके लिए जो दिया गया था, डगलस एवं हॉलैंड के द्वारा जो वातावरण के विषय में परिभाषा दी गई थी कि वो बाह्य शक्तियों का प्रभाव वातावरण के रूप में इंगित किया गया है। तो एक जो महत्वपूर्ण शब्द और रहा कि वुडवर्थ के लिए आप ध्यान रखेंगे गुणनफल किसका, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। क्रो एंड क्रो के लिए आप ध्यान रखेंगे शब्द जैविक दाय। यह आप विशेष ध्यान देंगे कि आपको परीक्षा में अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों में से तथ्यों को केवल पहचानना है, तो आपको यह आवश्यक नहीं कि आप पूरे स्टेटमेंट को पूरी तरह से याद करके ही परीक्षा में जाएं। एनी हाउ कैसे भी आने वाले किसी मनोवैज्ञानिक का कोई भी स्टेटमेंट आप पहचान सकें, उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि उसके स्टेटमेंट का एक कोई ऐसा शब्द जो अन्य परिभाषाओं या अन्य तथ्यों से उस टॉपिक में मैच ना कर रहा हो, उसे आप सेपरेट करें और अपना रिवीजन करते समय उन्हीं शब्दों पर बार बार फोकस करें। जैसे वुडवर्थ के लिए शब्द हो जाएगा गुणनफल, क्रो एंड क्रो के लिए शब्द हो जाएगा जैविक दाय। और इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं लैंडिस के लिए, तो लैंडिस के लिए आप एक शब्द ध्यान रख सकते हैं कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो इस तरह से हम लोग अपने वंशानुक्रम और वातावरण के पूरे टॉपिक से अपडेट हैं और उम्मीद रहेगी कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा भी होगा और नोट डाउन किया होगा। और ये टॉपिक आपके लिए इतना ही है, वंशानुक्रम और वातावरण। अगले टॉपिक में हम लोग संज्ञान और संवेग पर चर्चा करेंगे, जिसका संज्ञान का एक नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ ही समय में अवेलेबल होगा। और वो टॉपिक स्वयं में आपके दो पार्ट्स लिए रहेगा, एक संज्ञान और एक संवेग। जब संज्ञान और संवेग का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके पश्चात वंशानुक्रम, वातावरण और संज्ञान और संवेग, इनसे भी जितने भी परीक्षा में संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन्हें मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको 30 से 40 प्रश्नों के अंतर्गत अवेलेबल कराऊंगा, ताकि सीधे वो वैसे प्रश्न जिनका एक प्रश्न और एक उत्तर, मनोविज्ञान में हम लोगों को इस बात पर विशेष फोकस करना है, वो प्रश्न जिनका एक उत्तर है एनी हाउ परीक्षा में हमारे गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। जैसे किसी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का नाम है और किसी पुस्तक के लेखक हैं, कोई वर्ष है या कोई कंसेप्चुअल ऐसी बात है, किसी सिद्धांत के खंड हैं, या जैसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास कितनी अवस्थाओं में होता है, तो उत्तर 4 है, इसका उत्तर बदल नहीं सकता है। तो जो प्रश्न तथ्यात्मक हैं और वन वर्ड्स आंसरिंग हैं, तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि लगभग परीक्षा में आने वाले आपके ऐसे सवाल तर्कसंगत होते हुए सही हों। तो जो टॉपिक आपके होते जाएंगे, उन टॉपिक से जो परीक्षा में संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को आपको दो टॉपिक के पश्चात 40 से 50 क्वेश्चंस की सीरीज में कोशिश रहेगी कि एक बार आपके सामने से गुजारा जाए, ताकि आप उन प्रश्नों को खुद देखकर अपना एनालिसिस कर सकें कि हम टॉपिक में कहाँ तक अपने को अपडेट कर पाएँ और तैयार किया है। और इन केस अगर आपका टॉपिक का कोई बिंदु महत्वपूर्ण छूट जाता है, तो उस प्रश्न के माध्यम से आप तक पहुँच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको संज्ञान और संवेग के संदर्भ में थोड़ा सा पहले से अपना स्टडी करेंगे, ताकि टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके। और आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।